अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तारिक साहब बात कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें प्लीज़। जी हाँ, मैं पास अभी इस वक्त टीवी भी नहीं है, मैं फोन पे ही जवाब सुनना पसंद करूंगा। मेरा सवाल तो एक है, उसके पार्ट्स तीन है जो कि आपस में को रिलेटेड हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट जमरानो एंड फर्दर लीव टू रिमेन। ओके। तो तारिक साहब, बात यह है कि जो मेरा अभी फर्दर लीव टू रिमेन पे मेरा एक्सटेंशन आया है अभी एक महीना पहले, 2.5 ईयर का। उसका एक्सटेंशन जब मेरा खत्म हो रहा है तो उसके 2 महीने के बाद मैं इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो जिस वक्त मैं अपनी एप्लीकेशन फर्दर लीव टू रिमेन के एक्सटेंशन ही डालूंगा, बट विद इन 2 मंथ्स मेरे को इंडेफिनेट के लिए भी मैं एलिजिबल हो जाता हूँ। तो क्या ऐसी कोई पोजीशन है, क्या मैं अपनी एप्लीकेशन को वेरी कर सकता हूँ बाद में ड्यूरिंग माय एप्लीकेशन प्रोसेस, और या मैं अपनी एप्लीकेशन को जमरानो के लिए अभी मूव कर सकता हूँ क्योंकि जस्ट आई गॉट माय वीजा एक्सटेंशन 1 मंथ बैक। सो व्हाट इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस? और कोई सवाल आपका? नहीं, और कोई सवाल नहीं है, बहुत मेहरबानी आपकी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहले मैं मेन डिफरेंस आपको बताता हूँ ज़ब्रानो में और जो लोग FLRFP एप्लीकेशन डालते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि ज़ब्रानो पे वो कहते हैं कि अगर आप ज़ब्रानो केयर बन जाते हैं, मीनिंग आपका बच्चा ब्रिटिश है और आप ज़ब्रानो केयर है, मीनिंग आप उस बच्चे का ख्याल रख लें, जो कि ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज आप पेरेंट हैं, तो हम आपको 5 साल का वीज़ा देंगे और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अब जिनके बच्चों की उम्र ऑलरेडी 5 है, यानी कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है और उनकी एज 5 हो चुकी है और 5 साल से वो ब्रिटिश सिटीज़न है, तो वो डायरेक्टली इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़ब्रानो में जो फर्स्ट आपको फ़ायदा है वो पीरियड का है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पीरियड का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी हमारे बच्चे की एज 6 है तो हम इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ बच्चा ब्रिटिश कब बनाए, तो वो कहते हैं जी 1 साल पहले ब्रिटिश हुआ है। तो फिर एज ए ज़ब्रानो केयर आपको सिर्फ 1 साल हुआ है अभी, तो आपको जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 5 साल का मिलेगा, और जब आप पूरे 5 साल तक ज़ब्रानो केयर बन जाएंगे तो आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली सिनेरियो होता है पीरियड का। सेकेंड एडवांटेज होता है ज़ब्रानो केसेस में कॉस्ट, बिकॉज जब आप ज़ब्रानो की एप्लीकेशन डालते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज है इस वक्त, चाहे वो इंडेफिनिट की हो चाहे वो 5 साल के वीज़े की हो। लेकिन जिस तरह कल किसी का मुझे फ़ोन आया, कहते हैं तारिक भाई हमने आपकी वीडियो देखी, इसके ऊपर हम ऑलरेडी 7.5 साल गुजार चुके हैं FLRFP के ऊपर, हमें ऑलरेडी फ़ी वेवर्स मिल रहे हैं। तो अगर हम 2.5 साल के बाद अपना जब अप्लाई करेंगे 10 ईयर, हमें पता है कि उस वक्त हमारे पास फ़ी वेवर की ऑप्शन नहीं है बिकॉज सेटलमेंट पे फ़ी वेवर नहीं है, लेकिन हमें 2.5 साल बाद फ़ी वेवर हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2.5 साल बाद हमें इंडेफिनिट मिल जाएगा। जबकि अगर हम ज़ब्रानो के रूट में जाते हैं तो हमारा बच्चा क्योंकि ब्रिटिश अभी कुछ अर्सा पहले बना है, हमें 5 साल का वीज़ा मिलेगा, तो हम एक्चुअली FLRFP पे जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे इंडेफिनिट के लिए। तो आई थिंक आपको ज़ब्रानो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो पहली चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि ज़ब्रानो अप्लाई करने से मेरे पीरियड में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जिस तरह भी आपने मुझे बोला तारिक भाई, मेरी जो अगली 2.5 साल की एक्सटेंशन है उसको जैसे ही ख़त्म होती है उसके 2 महीने बाद मेरा इंडेफिनिट ड्यू हो जाएगा, मीनिंग मोस्ट लाइकली आपको 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि आपका बच्चा ब्रिटिश कब बना है और कितने साल का है, क्योंकि अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है और 5 साल का ऑलरेडी है तो आप डायरेक्ट इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ज़ब्रानो रूट पे। अगर आपके बच्चे की एज 4 है और आप ज़ब्रानो पे अप्लाई करते हैं और वो 4 साल से ब्रिटिश सिटीज़न है, तो 1 साल बाद आप फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ज़ब्रानो रूट पे। तो वो कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, तो वो एक आपका अपना डिसीजन है कि आया देख के कि मेरा इंडेफिनिट किस तरह जल्दी हो सकता है, आप वो कैलकुलेशन कर लें कि बच्चे को ब्रिटिश बने हुए कितना अरसा हुआ है। तो ये तो आंसर आ जाता है कि आया मुझे ज़ब्रानो पे अप्लाई करना चाहिए या मैं FLRFP पे रहूँ, कि आप ये देखें कि आपके कितने अरसे के बाद इंडेफिनिट ड्यू है। यानी कि जो लोग अभी अभी 10 ईयर रूट के ऊपर चढ़े, 1-1.5 साल हुआ है उनको, उनके लिए तो ज़ब्रानो बहुत सेंस बनाता है, बिकॉज कहाँ वो 10 साल वेट करेंगे इंडेफिनिट के लिए, जबकि यहाँ 5 साल बाद अगर उनका बच्चा ब्रिटिश है उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा और पैसे अलग सेव होंगे। जो एक्सटेंशन के पैसे अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई वो तो फ़ी वेवर हमें मिल जाता है, तो लेकिन सेटलमेंट की तो कॉस्ट फिर भी है। तो पहला तो ये चीज़ है। सेकंड, आपने अर्ज़ किया कि जी जब मैं अप्लाई करूँगा तो 2 महीने बाद मेरा इंडेफिनिट
ड्यू हो जाएगा तो क्या मैं वेरी कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि वेरी की ऑप्शन आपके पास है, आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं ये एप्लीकेशन को वेरी करता हूँ और मेरी लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर एप्लीकेशन कंसिडर हो। बस उसमें एक बात का ख्याल रखें कि टेक्निकली होम ऑफिस, क्योंकि आपको फिर केस लॉ का हवाला देना पड़ेगा, बिकॉज टेक्निकली होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन को वेरी करते हैं तो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो हम कंसिडर करेंगे जो डेट ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन है। तो फिर आपको केस लॉ का हवाला देना पड़ता है कि जी मैं वेरी कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन है वो वेरी की डेट से कंसिडर की जाए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरा ओरिजिनल एप्लीकेशन कब थी। तो वो एक थोड़ा सा टेक्निकल बात आ जाती है, वो परहैप्स आपको कंसिडर करनी चाहिए आज के 2.5 साल के बाद जब वो वक्त आए, है ना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कानून बहुत ज़्यादा चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो पार्लियामेंट बोलती है उसकी वजह से भी, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट जो इंटरप्रटेशन आती है कोर्ट ऑफ अपील्स एंड सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से कानून की इंटरप्रटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल लास्ट ईयर में है, आई थिंक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एंड लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर। सो कहने का मतलब है कि लेट्स नॉट डिस्कस दैट नाउ, बिकॉज 2.5 साल बाद की बात है और ये वेरी एप्लीकेशन के ऊपर आई थिंक और भी कानून आएगा क्लियरली। तो मेरे ख्याल से बेहतर है ये डिस्कस करना कि जी 2 साल जब 2 महीने रह जाएंगे मैं वेट करूँ डिसीजन का या वेरी कर लूँ, ये 2.5 साल बाद कॉन्वर्सेशन करने वाली है। अगर आज कोई मुझे बोलता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा रिस्क है इसमें, लेकिन अगर आप हवाला दें केस लॉ का तो आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क है वो भी बताना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक भाई, कैसी तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर। मेरा क्वेश्चन है फैमिली के ILR एप्लीकेशन से रिलेटेड। जी फैमिली की मेरी एंट्री हुई थी यूके में अक्टूबर 2012 में, जी और मुझे ILR ग्रांट हुआ था 27 जून 2017 को, और फैमिली का जो 5 ईयर का रूट का टाइम पीरियड दोबारा स्टार्ट हो गया था। अब उनके 5 ईयर जो है ना 27 जून 2022 को कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हमें जो है ना एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना है। तो हम इस डेट पे अर्लीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 28 डेज का टाइम पीरियड हम वो जो होता है पहले वो अवेल कर सकते हैं, हमें 5 ईयर पूरी वेट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा अर्निंग से रिलेटेड है। मिस्टर मिसिस की हमारी जो अर्निंग है उससे 25,000 का जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो पूरा कर देते हैं। अगर बच्चों में से कोई एक बच्चा अर्निंग कर रहा है तो उसकी अर्निंग हम उसमें टॉप अप कर लिंक को ज्यादा कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है नेचुरलाइजेशन एज सुन एज इंडेफिनिट हो जाता है जून 2022 में। मेरे पास ऑलरेडी ब्रिटिश नेशनल 2018 में मेरा पासपोर्ट हो गया था। तो स्टेट में नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं या हमें कुछ वेट करना पड़ेगा उसके लिए? मेरे पास टीवी नहीं है, काइंडली अगर फोन पे जवाब दे दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपके 3 पार्ट थे सवाल के। जहाँ तक बात है कि क्या मैं अपना क्वालिफाइंग पीरियड करने से पहले 28 दिन पहले अप्लाई कर सकता हूँ, द आंसर इज़ येस, बिकॉज जो अपेंडिक्स FM का कानून है वो ये कहता है कि आपने 5 साल तक 60 मंथ्स तक अपना ये रखना है स्पाउस वीज़ा, और जो लास्ट 28 डेज़ हैं वो ग्रेस पीरियड में आते हैं, यानी कि अगर आप 28 डेज़ पहले भी अप्लाई करेंगे हम उसको ग्रेस पीरियड में काउंट करेंगे। कल कानून चेंज हो जाए या कोई केस लॉ है तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। जहाँ तक बात है कि फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में किसी भी एप्लीकेंट की इनकम ऐड हो सकती है फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। और जहाँ तक बात आती है आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की, तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि जहाँ तक बात आती है नेचुरलाइजेशन की, जब आपके पास इनडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाता है तो फिर आप अगर ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी आपकी हुई है तो आपको 1 साल अपने इनडेफिनिट के बाद वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाकी लोगों को इनडेफिनिट के बाद 1 साल वेट करना है बिफोर दे अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। लेकिन जिनकी ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ शादी हुई है वो इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल पूछ लें। हेलो जी। हेलो फरीद की मेरी 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं प्लीज। जी जी एक तो मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। वो मेरे ब्रदर के साथ रहता है, तो वो उसका बेबी है, उसकी वाइफ बेबी छोड़कर चली गई है, 6 साल का है।
और उनका डिवोर्स हो चुका है, तो वो बोलती है कि तुम रखो, तो वो खुद तो संभाल नहीं सकता, 1 साल से मेरी सिस्टर ही संभाल रही है, पर वो असाइलम पर है, तो क्या वो उसके लिए गार्डियनशिप अप्लाई कर सकती है फैमिली कोर्ट में? तो इस बारे में मैंने आपसे पूछना था थोड़ा। ओके, या जी ठीक है। देखें, जमरानो सॉरी, दूसरा जमरानों का जो आजकल आपको आ रखा है वो कर सकती है? ओके, थैंक यू। देखें, जहाँ तक बात होती है कि माँ बाप में से किसी के पास भी बेबी आए और डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेबी के फ्यूचर के लिए और अपनी हेडेक के लिए भी कि आप उस कस्टडी को फॉर्मलाइज करें। इन अदर वर्ड्स, आप जब डिवोर्स प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें सोल कस्टडी बच्चे की ले लें, वरना फ्यूचर में कभी भी बच्चे के लिए अगर आपको कहीं विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, आपको बच्चे के लिए कोई पासपोर्ट अप्लाई करना है और सर्टन जगह पे आपको दोनों पेरेंट्स की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप एक्सप्लेन करते रहेंगे जिस पेरेंट के पास बच्चा है कि जी मेरी सोल कस्टडी है, दूसरा पेरेंट छोड़ के चला गया, वो हर दफ़ा एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर डिवोर्स प्रोसीडिंग चलने लगी है या अभी आप इनिशिएट करने लगे हैं तो उसमें फुल कस्टडी बच्चे की मांगें उस पेरेंट के पास जिसके पास बच्चा रह गया, क्योंकि उनका फ्यूचर इस तरह सिक्योर हो जाएगा और हेडेक भी कम होगी फ्यूचर के अंदर। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बतानी थी। जहाँ तक देखें गार्डियनशिप की बात है, बिल्कुल आप, हम लोगों का ये केस इमिग्रेशन का है, फैमिली का नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप अगर एक अप्रोप्रिएट फैमिली लॉयर के पास जाके एडवाइस लें तो वो बताएंगे कि कौन से स्टेप्स लेने हैं कि ये लीगल गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो वो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके अंदर क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मेरे ख्याल से आपको किसी फैमिली लॉयर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से आपको उसके अंदर गाइड कर सकते हैं। मैं अलबत्ता ये ज़रूर बात बोलूँगा इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपकी डिवोर्स हो रही है और एक बच्चे की कस्टडी आपके पास है तो प्लीज़ एक्सक्लूसिव फुल कस्टडी राइट ज़रूर डिवोर्स में मांगा करें, ताकि आगे हेडेक ना हो आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। आपने बोला कि तारिक भाई आप लोग बड़ा जिक्र करते हैं ज़बरानों का, ये चीज़ क्या है? बेसिकली बोला यह गया है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो उनके केयर हैं या कोई और उनका प्राइमरी केयर है तो वो ज़बरानो केयर कहलाता है, और अंडर EU लॉ के उन लोगों को 5 साल का वीज़ा मिलता है और वो 5 साल बाद इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की एज ऑलरेडी 5 है और वो ब्रिटिश सिटीज़न है और वो ऑलरेडी 5 साल से ब्रिटिश सिटीज़न है, तो इंस्टेड ऑफ 5 साल के वीज़े के लिए वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। तो बेसिकली ये ज़बरानों की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, और इसलिए ज़्यादा ये बात हो रही है ज़बरानों की और पॉपुलर है क्योंकि जिन लोगों के पास क्वालिफाइंग बच्चे हैं, बिकॉज क्वालिफाइंग बच्चे 2 तरीके के होते हैं, एक जो ब्रिटिश सिटीज़न है और एक वो वाले बच्चे जिनको इस मुल्क में 7 साल हो गए हैं। उनके पेरेंट्स को जो इलीगल हैं उनको 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिलता है, 5 साल तो 2.5 साल और 4 वीज़ों के बाद उनको इनडेफिनेट मिलता है। कुछ पेरेंट्स 5 ईयर रूट पे चले जाते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एडिक्वेट मेंटेनेंस की, और उन्होंने इंग्लिश टेस्ट पास की है, तो वो 2.5 साल बाद 5 साल बाद अपना इंडेफिनेट लेते हैं। लेकिन ज़बरानों का फ़ायदा ये है कि उसमें एक ही दफ़ा 5 ईयर रूट आपको मिलता है, एक ही बारी में, आपको एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, एंड फ्री ऑफ चार्ज है। तो इसलिए ज़बरानों इतना पॉपुलर है, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश बच्चा होना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले के कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोनाल्ड वाली है। मैं इंडिया से यूके में आया था 5 साल की वीज़ा पे 2008 में जी। और 2014 में मैंने बाय लॉ इंडेफिनेट करके मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया था। ओके। 2014 में जी। किसी रीजन से मेरी बिजनेस फ्रॉड के किस्से में मुझे उन्होंने 5 ईयर सेंटेंस किया था, और उन्होंने बोला कि आपने जो ब्रिटिश पासपोर्ट जब आपने अप्लाई किया था उसमें आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो सवाल था कि आर यू इन्वॉल्व इन एनी अदर बिजनेस, आपने उधर नो लिखा था, आपको यस लिखना चाहिए था, तो हम तुम पासपोर्ट नहीं देते थे, इसलिए हम आपका ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल कर रहे। लेकिन जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया था तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था मैं, उस तक मेरे पास किसी का भी इंक्वायरी नहीं था, कोई पुलिस केस नहीं था, इसलिए मैंने नो लिखा था वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो उन्होंने इस बात के ऊपर मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल किया, और एज यू नो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है डुअल नेशनलिटी के लिए अलाउ नहीं करती, तो मैंने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया 2014 में। अभी इन्होंने मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। अभी ये बोलते हैं हम आपको डिपोर्ट करना चाहते हैं
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती कि वी कांट इश्यू एनी पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट बिकॉज एज पर आवर रिकॉर्ड यू आर ब्रिटिश। जी। तो अभी ये इस बात को 4 साल हो गए सर, ये लोग ऐसे ड्रैग है। तो अभी वो बोलते कि आपको स्टेटलेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्या है इसमें सर? ओके, मुझे अभी कान में बोला गया कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। आई डू अपोलोजाइज क्योंकि मैं आपको डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ, एटलीस्ट डिटेल का मतलब ये लेंथ में। तो मैं अगर अभी शुरू हो गया तो हमारा ब्रेक उसमें काफ़ी मसला हो जाएगा। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद विल टेक सम मोर कॉल। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कॉल की और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया डिपोटेशन का, जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, जो आपने मुझे बताया उसको समराइज़ कर देता हूं कि बेसिकली ये हुआ कि आपके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल कन्विक्शन हुई और उस कन्विक्शन के बाद आपको सज़ा हुई और उस सज़ा की वजह से सबसे पहले होम ऑफिस ने आपका पासपोर्ट वापस ले लिया और अब आपके ख़िलाफ़ डिपोटेशन ऑर्डर आ गया और आप उसके चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चैलेंज में जो आपने चैलेंज सोचा है या जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेटलेस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। तो थोड़ा सा मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको अपनी पोजीशन क्लियर हो और इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी सी, और फिर मैं एक दो और चीज़ों पे आता हूँ। देखिए, सिलसिला ये था कि एक ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इजाज़त है इस बात की कि जो बंदा या परसिस्टेंट ऑफेंडर है, यानी कि रिपीट उन्होंने ऑफेंसेस किए हुए और उसकी बड़ा ही वाइड उस पर आप समझ लें इंटरप्रिटेशन है केस लॉ के अंदर, और बड़ा क्लियरली हम उसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो बंदा परसिस्टेंट ऑफेंडर है वो उस केस लॉ के अंदर फिट होता है या नहीं। तो वो एक उसकी डेफिनेशन है। और एक ऐसे लोगों की जिनको सज़ा हुई है 12 महीने से ज़्यादा की, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको फॉरेन क्रिमिनल कंसिडर करके डिपोर्ट का ऑर्डर कर सकता है, यानी कि डिपोटेशन ऑर्डर उनके खिलाफ कर सकता है। तो क्योंकि आप पहले ब्रिटिश सिटीजन थे, तो आई थिंक उन्होंने पहला स्टेप ये लिया कि आपसे ब्रिटिश सिटीजनशिप वापस ले ली और उसके बाद आप फॉरेन क्रिमिनल बन गए एक तरह से, बिकॉज आप ब्रिटिश सिटीजन अब नहीं थे। और फिर उन्होंने आपके खिलाफ डिपोटेशन की ऑर्डर डाल दिया आपके खिलाफ। अब होता ही है कि जब भी आपके खिलाफ डिपोटेशन ऑर्डर इशू हो जाए कि इंटेंशन के हम आपको डिपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं, तो फिर आपके पास सर्टन एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें मेनली आ जाती है आप ह्यूमन राइट क्लेम कर सकते हैं, आप आर्टिकल 8 के अलावा क्लेम कर सकते हैं कि जी टू सम एक्सटेंड मुझे मेंटल इनकैपेसिटी है, सम एक्सटेंड मैं असाइलम क्लेम करता हूँ, या मैं स्टेटलेस हूँ, जो मेन चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिपोटेशन को चैलेंज करते। तो उसमें से मेरे ख्याल से जो आपने, मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बाकी आपका केस नहीं पता, लेकिन उसमें जो एक चीज़ आपने उठाई है मेरे ख्याल से, जिसको हम कहते हैं चैलेंज करने के लिए कि जी मैं स्टेटलेस हूँ, मुझे तो आप यहाँ से भेज ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर बात है कि उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ेगा। मैं उधर नहीं जाना चाहता कि आया आप जो 2014 में कानून आया इमिग्रेशन एक्ट का, उसमें कहीं क्वालिफाई करते हैं सेक्शन के अंदर, या मैं उस 117C में, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे आपके केस की हिस्ट्री नहीं पता। मैं ये भी नहीं पूछना चाहता कि आर्टिकल 8 में या किसी और असाइलम के क्लॉज में आप आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी नैरो डाउन कर लिया कि जी मेरा स्टेटलेस का केस है टू चैलेंज द डिपोटेशन। तो सारी बात है वो फिर बड़ा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बड़ा फैक्ट सेंसिटिव है। वो फिर आपको एविडेंस अकॉर्डिंगली उनको देना है कि जी मैं स्टेटलेस हूँ, मुझे रिकग्नाइज़ नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट। तो वो आप किस तरीके से अपना केस पेश करते हैं, उसको चैलेंज कर पाते हैं, यानी ये एक बड़ा डिटेल एनालिसिस है आपके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ के। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ जो डिपोटेशन होता है ये एक बड़ा सीरियस मैटर है, बिकॉज इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस बंदे पे जो डिपोर्ट होता है। रिमूव इज़ डिफरेंट, डिपोर्ट इज़ डिफरेंट। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और ऐसे बंदे के पास है जिसको इस टॉपिक, मैं ये तो नहीं कहता महारत है, बट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। बिकॉज वो फिर आपको बिठा के बोलेंगे कि जी ये 4 या 5 तरह की एक्सेप्शंस हैं जो अप्लाई होती हैं, पहले देखें आप किस में फ़िट होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में होते हैं, या सिर्फ 1 में होते हैं। और अगर सिर्फ 1 में होते हैं तो बर्डन आपके ऊपर है कि आपने प्रूफ करना है। तो अगर आपने ये चूज़ किया कि जी मैं स्टेटलेस हूँ, तो फिर बर्डन आप पे कि आप प्रूफ करके दें कि आप स्टेटलेस हैं, यानी कि आपने
प्रूव करके देना इंडियन हाई कमीशन से कि वो आपको एक इंडियन नेशनल रिकग्नाइज नहीं करते, और जब वो एविडेंस आप होम ऑफिस को देंगे फिर शायद होम ऑफिस आगे से जवाब दे कि नहीं हम इस एविडेंस को एडमिट नहीं करते, और वो अपनी रीज़न देंगे। एज़ लॉन्ग एज़ उनकी रीज़न रीज़नेबल है कि वो क्यों नहीं मान रहे आपकी बात को, आपको उसको फिर दोबारा एड्रेस करना है। लेकिन अगर वो अनरीज़नेबल बिहेवियर करते हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स कोर्ट पे जाके अपने पॉइंट को फर्दर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके केस में ये बात है बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, मैं सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिकॉज ये हर केस में अप्लाई होता है कि अगर आप होम ऑफिस को कोई फॉरवर्ड करते हैं अपना क्लेम, स्टेटलेस की बात नहीं कर रहा, असाइलम की भी बात कर रहा हूँ कि जी मेरी जान को ख़तरा है, होम ऑफिस हैज़ टू कम बैक विद रीजनेबल एंड प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि क्यों वो आपकी बात को नहीं मान रहा, और अगर वो नहीं मान रहा तो उसको उसकी रीज़न देनी है। दैट इज़ व्हाट द कानून इज़। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें, और अगर स्टेटलेस का इशू है तो कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं ताकि वो आपको बताएं कि जो आपका मेयार है एविडेंस का वो क्या है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग तारिक सर जी। मैं लंदन से बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रीति है जी। एक्चुअली। हाँ जी, मैंने ये पता करना था कि मैंने अभी अपने बच्चों के वीज़े के लिए अप्लाई करना है, दैट इज़ ब्रिटिश वीज़ा, लेकिन उसकी जो फीस है वो स्टिल सेम है या चेंजेस आई हैं उसमें? ओके, पहले बताएं, आप पहले बता दें ब्रिटिश वीज़े की बात कर रही हैं, नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन बच्चों के आप अप्लाई करने लगी हैं? नहीं, सीधा ब्रिटिश, क्योंकि हम ILR इंडेफिनिट है तो अब उनका ब्रिटिश ही करना है सीधा अप्लाई, क्योंकि एक 12 साल का और एक 10 साल का। ओके, ठीक है मैम, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन बाकियों को क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं क्लियर कर दूं, व्हाट यू मेंट बाय ब्रिटिश वीज़ा इज़ उनकी रजिस्ट्रेशन मैम, बिकॉज होता ये है कि वीज़े का मतलब है कि आप 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई करें, जबकि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि बच्चा जी इधर पैदा हुआ और कुछ अरसे बाद दे आर एलिजिबल फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप, बिकॉज अब हमें इंडेफिनेट मिल गया या बच्चे। जी आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप माइंड ना करें, आप टीवी पे मेरी बात सुन लें, फिर बाकियों को भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस बात का, क्योंकि जो मैं बात बोलूँगा वो कुछ और लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो मैं जवाब भी इस तरह देने की कोशिश करता हूँ कि थोड़े ज़्यादा लोग उसको समझ जाएँ। तो अगर आप माइंड ना करें, आप टीवी पे मेरा जवाब सुन लें तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं ऑफकोर्स डिटेल में इसके ऊपर जवाब दूँगा। तो जहाँ तक बात आती है रजिस्ट्रेशन की, विद ड्यू रिस्पेक्ट यू मेंट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब बच्चे इस मुल्क में पैदा हों या वो ब्रिटिश होते हैं बाय बर्थ, या कुछ अरसे बाद वो ब्रिटिश बनते हैं बिकॉज उनको 5 साल इधर हो जाते हैं, या उनको 10 साल इधर हो जाते हैं, या उनमें पेरेंट्स में से कोई एक इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उसको मिल जाता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जब बच्चे ब्रिटिश होते हैं उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होम ऑफिस की वो ऑलमोस्ट 1012 पाउंड, या मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ 1100 पाउंड है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा इशू रेज़ हुआ था, क्योंकि फ्यू इयर्स बैक पहले जुडिशल रिव्यू में, फिर कोर्ट ऑफ अपील में होम ऑफिस एक केस हारा जिसमें जज ने रिकमेंडेशन दी कि इस फ़ीस को आप गिरा के 374 पाउंड कर दें, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत चली कि जी बिल्कुल ये फ़ीस गिरने लगी। और अगर आपको याद हो मेरा, प्लीज़ अगर आप पुराना शो देखें फ्यू इयर्स पुराना, मैंने उस पर बोला था कोई प्लीज़ इसके ऊपर वेट ना करे, पता नहीं ये केस कितना चलेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में केस ने जाना है, होम ऑफिस इन द मीनवाइल बिल्कुल फ़ीस कम नहीं कर रहा। मुझे लोगों ने पूछा तारिक भाई हम वेट करें फ़ीस कम होने का, तो उस वक्त भी अगर आपको याद हो इधर ही बैठ के मैंने कहा था फ्यू इयर्स बैक, बेहतर है प्लीज़ बच्चे की ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लें, डोंट वेट फॉर दिस। और रिसेंटली लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि होम ऑफिस हैज़ एवरी राइट, इन अदर वर्ड्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ एवरी राइट कि वो 1012 पाउंड फ़ीस चार्ज करे, और वो जो 374 पाउंड की बात थी वो उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्रेटरी स्टेट की गुडविल है कि वो अपनी फ़ीस कम कर दे या बढ़ा दे या वही रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साइड ली है लास्ट वीक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो ये जो लोग थोड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील तक ने बोला कि कम करो फ़ीस, शायद सुप्रीम कोर्ट उसकी जो साइड ले लोगों की, द आंसर इज़ नो। उन्होंने साइड ली है होम ऑफिस की, और उन्होंने बड़ा एक सॉलिड उसका लीगल आर्ग्यूमेंट दिया है कि जी इस वजूहात की वजह से, और मैं उस लीगल आर्गूमेंट में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप तो सिर्फ रिज़ल्ट के आपके लिए ज़रूरी था कि आया फ़ीस कम हुई या नहीं। सो बॉटम लाइन ये है कि फ़ीस कम नहीं हुई है, आपको पूरा 1012 पाउंड देना पड़ेगा। और मे बी जो आप पूछने की कोशिश कर रही थी वो उसी रेफरेंस से पूछने की कोशिश कर रही थी।
एक बात मैं लोगों को बता दूं कि जो FLR FP एप्लीकेशंस हैं इनमें फ़ी वेवर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो उसमें फ़ी वेवर नहीं है। इसी तरह जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें भी फ़ी वेवर नहीं है, आपको वो होम ऑफिस की फ़ीस देनी पड़ेगी। और मैं हर एक से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप सेटलमेंट अप्लाई करें या ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद पासपोर्ट आता है, तो प्लीज़ किसी चीज़ का वेट ना करें, बिकॉज इन चीज़ों की वैल्यू बहुत है बच्चे के लिए अपनी लाइफ में और आपके लिए भी, अगर आपको इंडेफिनेट मिल जाता है। तो इनमें किसी चीज़ का प्लीज़ वेट ना कीजिए कि पता नहीं कल क्या कोई आ जाएगा, फ़ीस कम हो जाएगी, बिकॉज इट्स वर्थ फॉर यू कि आप प्लीज़ अपना ये इंडेफिनेट ले लें या बच्चे को सिटीजनशिप करवा दें एंड देन मूव ऑन विद योर लाइफ। सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारों से। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक सर, मेरा 3 सवाल है जी। एक्चुअली मुझे जानना है कि जेम्ब्रानो का क्या अपडेट हुआ, क्योंकि हमने अप्लाई किया होगा, कोई रिप्लाई आया नहीं अभी तक। ओके। और दूसरा सवाल है कि मेरी डॉटर है, वो 8 जुलाई में उसके 5 साल पूरे होंगे, तो अभी हम NAC लेटर निकाल सकते हैं स्टेटलेस के बेस पे, और वो रूल्स चेंज होने वाले और उसकी 1 डे सर्विस है कि नहीं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा, मेरी मदर का हमने वीजा रखा था यहाँ पे स्पॉन्सर के लिए, तो उनका रिफ्यूज आया था, उन्हें यानी 10 साल का बैन लगा दिया है। तो अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हुआ, तो उन्होंने इनवैलिड करके आया है रिप्लाई उनका, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था। तो बस यही 3 सवाल है, अगर आप टीवी पे मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक ज़ब्रानो की बात है, मैंने उस पर एक वीडियो भी अभी बनाई है रिसेंटली, जिस पे मैंने पूरी अपडेट दी है ज़ब्रानो के केसेस के बारे में। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को नॉट ओनली देखें, शेयर भी करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। मैं थोड़ा सा उसकी समरी दे देता हूँ। मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि इस डिसीजन के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब अपनी पॉलिसी निकालेगा ज़ब्रानो के ऊपर। अगर आप कमिटमेंट देखें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लास्ट अपने इस केस के अंदर लास्ट टाइम दी थी, तो वो ये दी थी कि जब हम नया लॉ निकालेंगे उसके साथ हम पॉलिसी गाइडेंस निकालेंगे। तो अब इधर कोर्ट ने भी कह दिया है कि जी आप नया लॉ निकालें, क्योंकि ये अनलॉफुल आपने डिसीजन लिया हुआ है ज़ब्रानो के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नया लॉ निकालेगा और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई पॉलिसी निकालेगा कि ज़ब्रानो एप्लीकेशंस को वो कैसे कंसिडर करेंगे। बट जो अच्छी न्यूज़ है इन द मीन वाइल, क्योंकि काफ़ी मैं ज़ब्रानो केसेस को पर्सनली जानता हूँ कि उनको लेटर्स आने शुरू हो गए कि अपने फिंगरप्रिंट्स कर दें। अब उसका मतलब ये है कि वो वीज़ा देने लगे, आई डोंट नो, बिकॉज जब कैसी किसी का लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये ज़रूर शेयर करता हूँ कि लेटर्स आने शुरू हो गए। अगर किसी वजह से आपको लेटर नहीं आया कि जी फिंगरप्रिंट्स अपने दे दें, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज़ब्रानो के केसेस डाले हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लेटर आ जाएगा, एंड लेट्स सी कि वो आगे उसके साथ क्या एक्शन लेते हैं। जहाँ तक बात है, अगर आप स्टेटलेस बच्चे की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो बिल्कुल वो इंडियन हाई कमीशन से आपको वो लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें वो बोलते हैं कि बच्चा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। और हमेशा बेहतर ये होता है कि एप्लीकेशन से 3 महीने 2 महीने पहले ही का वो लेटर निकालें। कुछ लोग आते हैं मेरे पास 2-2 साल पुराने लेटर होते हैं, दोज आर नॉट गुड। बेहतर है कि एप्लीकेशन से बिल्कुल पहले का वो आप लेटर निकालें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त चाह रहा है कि इस कानून को चेंज किया जाए, बिकॉज इस कानून में थोड़े से लूप होल हैं जिसको वो बंद करना चाहते हैं। अब वो लूप होल किस तरीके से बंद करेंगे, कब तक वो अप्लाई होगा, नोबडी नोज़। उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। वन ऐसे बहुत टाइम लगेगा। देखें ना, इस वक्त वो लॉ बनेगा, फिर इस वक्त पार्लियामेंट इज़ मोर कंसर्न विद, जो आजकल टीवी पे भी आप देख रहे हैं कि बोरिस जॉनसन के साथ क्या हो रहा है, फिर कोविड की वजह से द पार्लियामेंट इज़ वेरी कंसर्न। तो आई थिंक जो इस टाइप की चीज़ें, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बैक पे चली गई, बट दे विल हैपन। बट ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्टेटलेस का लॉ चला जाएगा मेरी नज़र में, लेकिन थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त अभी इस केस में बहुत ज़्यादा नरमी है। वो सख्ती किस नोयत की होगी, जब ये लॉ बनेगा उससे पहले ही हम पे डिस्कस कर लेंगे और मैं उसके ऊपर शो भी करूँगा। लेकिन अभी अनकरीब वो चेंज नहीं होने लगा। सो यू जस्ट कीप कैरिंग ऑन। जो लोग वेट करेंगे, उस दिन भी कोई आया मेरे पास, उनका बच्चा भी आई थिंक 1-2 साल का था, दे वो जनरली सेइंग कि जी अगले 3 साल में लॉ चेंज होगा या नहीं। देखिए, वो सारा डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है नेक्स्ट इलेक्शन में, नई गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। बिकॉज देखें ना, गवर्नमेंट आती है, उनकी प्रायोरिटीज़ होती है। आई नो इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द की प्रायोरिटीज़ हर गवर्नमेंट की, लेकिन क्या वो यही लॉ रखना चाहते हैं, कोई नया लॉ लाते हैं, वी डोंट नो, बिकॉज ये तो कंजर्वेटिव का सारा है ना। सो वील सी।
जैसी कुछ मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यू कैरी ऑन। और आपने बोला उन पे डिसेप्शन लगा। देखें, डिसेप्शन का मतलब है कि अगले 10 साल तक उनकी कोई नई एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट नहीं होगी अनलेस आप उसको जस्टिफाई करें कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो मैं केस को तो नहीं जानता, बट इट माइट बी वर्थ कि चलो वीज़ा ना मिले लेकिन डिसेप्शन उतारने के लिए यू कंसिडर जुडिशल रिव्यू। लेकिन प्लीज़ जुडिशल रिव्यू कंसिडर करने से पहले ये देख लें कि उसमें मेरिट है या नहीं, तो वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात कर लें, क्योंकि इट्स माइट बी वर्थ कि चलो वीज़ा नहीं मिलेगा लेकिन डिसेप्शन फाइल से उतर जाए ताकि हम दोबारा विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकें। मुझे बताया जाता है कान में तारीफ में हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह मैं कॉल्स और भी लेता रहूँगा एंड देन वील डू अ फाइनल सेशन। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी। मैंने नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी है। अच्छा, और अब मेरे नेक्स्ट वीक बायोमेट्रिक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि मुझे आज से 3 साल पहले ये घर खाली करने का नोटिस आया था कोर्ट की तरफ से। वो मालिक मकान ने दिया था कि आप घर हमारा खाली कर दें, मुझे अपनी जरूरत के लिए चाहिए। और जिसको मैंने काउंसिल में जाके बताया था, तो काउंसिल ने मुझे कहा था कि आपने घर खाली उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपको बेलफ ना आ जाए। तो फिर बेलफ आने से कुछ दिन पहले ही काउंसिल ने मुझे अपने अकोमोडेशन में शिफ्ट कर दिया था। ये मैंने मेंशन नहीं किया अपनी एप्लीकेशन में। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है, उसने भी मेरे साथ नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है। उसका ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ये उसका डिफॉल्ट कर गया था। तो ये फिर बाद में कोर्ट की वजह से उसकी जब जॉब चली गई थी, तो फिर उन्होंने कंपनीज ने कहा कि ठीक है हम आपको ये आपका रेटिंग जो है क्रेडिट हिस्ट्री रेटिंग ये तो नहीं ठीक होगी, लेकिन आप कुछ मखसूस अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट आप हमें देते रहें, जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम आपकी रेटिंग बेहतर नहीं करेंगे जी। तो आया क्या ये दोनों चीजें हमें अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करनी चाहिए थी? और अगर करनी चाहिए थी तो अभी बायोमेट्रिक नहीं है, तो उससे पहले मैं कवरिंग लेटर के जरिए ये चीजें मेंशन कर दूं। देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जहाँ तक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपके लिए एडवाइस नहीं है, प्लीज़ इसको वो कंसिडर ना कीजिएगा भाई। जहाँ तक बात आती है, सॉरी आई डू अपोलोजाइज़, अगर आप फ़ोन रख के टीवी पे सुन लें तो आई बी ग्रेटफुल, बिकॉज उस तरह पे सारे लोगों की मदद हो जाती है। आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि अगर हम फ़ोन पे रहेंगे कि आप मुझसे कुछ और सवाल शुरू हो जाएंगे तो 1-on-1 हो जाएगा, जो कि इस शो का फॉर्मेट नहीं है। सिंसियरली अपोलोजाइज़। तो जहाँ तक बात आती है गुड कैरेक्टर की, तो उसमें जहाँ उन्होंने बोला हुआ है कोर्ट्स के बारे में, तो वो कहते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई सिविल पेनल्टी है, इमिग्रेशन पेनल्टी है, या कोई कन्विक्शन है या होने लगी या हो जाएगी या आपको पता है कि कुछ अरसे में होने लगी, आपने उनको डिक्लेयर करना है। तो ये जो आपका इविक्शन नोटिस का सिलसिला था ये उस कैटेगरी में नहीं आता। और इसी तरीके से जहाँ बात आती है फाइनेंशियल साउंडनेस की गुड करैक्टर के अंदर, उसमें वो बात करते हैं, नॉर्मली पॉलिसी देखें तो वो बात कर रहे हैं कि CCJ मैटर नहीं करते अनलेस हुकूमत के खिलाफ, मतलब HMRC के ख़िलाफ़ हों या काउंसिल के ख़िलाफ़ हों या आपने बैंक्रप्सी IVF फाइल किया, तो फिर आपको ये चीज़ें फाइनेंशियल साउंडनेस में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। तो अलबत्ता अगर बेहतर है, अब आपने जिक्र कर लिया है तो कवरिंग लेटर में थोड़ा सा इसको मेंशन कर दें कि जी हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। तो अगेन मैंने आपको एडवाइस नहीं दी, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि पॉलिसी क्या कहती है। आपको क्या करना चाहिए वो आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से मशवरा लेना चाहिए प्लीज़। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल साउंडनेस में क्या चीज़ें आती हैं और कन्विक्शंस में, या जो उनका वो वाला सेक्शन है जो कहता है आपने कन्विक्शंस डिक्लेयर करनी है गुड करैक्टर रिक्वायरमेंट में, वो क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तारिक भाई जी, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि ये जो B2 एग्जाम है ना, ये मेरा नेक्स्ट ईयर जो है ना इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा। अब ये मैं अब पास कर लूं, और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसमें चेंजिंग आ रहा है और रिटर्न वगैरह आएगा और ये होगा, अगर मैं इसको अब पास कर लूं तो मुझे दोस्त कह रहा है कि नहीं, अगर फिर चेंज हो गया और कोई रिटर्न आएगा तो फिर वो तो पास करना है, तो फिर ये ज़ाया हो जाएगा। तो आप मुझे एडवाइस दे दो कि मैं क्या करूं।
इसको अभी पास कर लूं क्योंकि इसमें अभी रिटर्न नहीं है, और ये चलेगा या नहीं चलेगा नेक्स्ट ईयर मेरे इंडेफिनिट में? अगर दूसरा आ गया रिटर्न वाला तो मेरा ये चलेगा या मैं फिर रिटर्न वाला पास करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर वो आ गया? यही मेरा सवाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेरे भाई कि मैं शो में एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो ये तो बिल्कुल प्लीज़ आप क्लियरली समझ लें कि शो का बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दूँ। इस शो का फॉर्मेट ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इमिग्रेशन के बारे में जनरली, और अगर आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उनसे मशवरा करें। इन्फॉर्मेशन ये है कि नॉर्मल जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं भाई ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कानून चेंज हुआ तो रिगार्डलेस ऑफ कि आपका टेस्ट वैलिड है यानी आपको नए कानून के हिसाब से इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ज़माने में ई-सोल इजाज़त थी इंडेफिनेट के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए और बाकी वीज़ों के लिए, लेकिन फिर ई-सोल का मसला हुआ, बड़ा मशहूर मसला हुआ जिसमें पता चला कि कुछ कॉलेजेस इन्वॉल्व थे फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट देने के अंदर, तो ई-सोल को ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि जो शख्स फिर बाद में अप्लाई कर रहे थे बेशक उनके पास वैलिड ई-सोल भी था यानी कि उन्होंने जेन्युइनली दिया था, लेकिन होम ऑफिस ने कानून के अंदर चेंज कर दिया, तो फिर आप उस कोर्स उस टेस्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। तो अगर कल कानून चेंज होता है तो फिर जो भी टेस्ट उस वक्त अप्लाई होगा आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ आपने पहले कौन सा टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उस वक्त जो कानून आप पे अप्लाई होता है वो कानून आप पे नाफिस होता है, अनलेस कोई ऐसा कानून हो जिस तरह बहुत पहले, ये मैं बात कर रहा हूँ मैनी ईयर्स अगो, वर्क परमिट वालों के लिए रूल ये होता था कि जब आप 4 साल वर्क परमिट पे रहेंगे आपको इंडेफिनेट मिलेगा, लेकिन बीच में हुकूमत ने ये बोल दिया कि जो लोग आएंगे उनको 5 साल बाद इंडेफिनेट मिलेगा। तो उन्होंने करना ये शुरू कर दिया कि जो लोग 4 साल वाले रूल पे भी थे उनको भी 5 साल के बाद बोला हम आपको इंडेफिनेट देंगे। उसके ऊपर बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, काफ़ी अरसे चला और एंड में सारे वर्क परमिट वाले जीत गए। तो फिर उन्होंने कहा जी जिनको ऑलरेडी आपने प्रॉमिस किया था कि 4 साल बाद इंडेफिनेट देंगे उनको 4 साल बाद ही आपने इंडेफिनेट देना है। बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। हाउएवर इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि अगर आपने ये टेस्ट आज दिया हम आगे भी मानेंगे, अनलेस आप सेटलमेंट के वक्त दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इट्स सब्जेक्ट टू चेंज। तो इन आंसर शॉर्ट फॉर्म में ये है कि अगर कल कानून चेंज होता है टेस्ट का तो मोस्ट लाइकली आप पे नया कानून अप्लाई होगा, लेकिन प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझिएगा, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि शो में एडवाइस देना बिल्कुल मना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारक भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से सर। जी मैं तौकीर बोल रहा हूँ लंदन से। जी तौकीर भाई। जी तारक भाई मुझे ये पूछना था, असल में ना मेरे अम्मी अब्बू ना वो 2007 से ना इधर विजिटर आ रहे हैं जी। तो अभी वो ऑल द टाइम वो ना एवरी अदर ईयर आते हैं, पर वो टाइम पे वापस चले जाते हैं। पर अभी जो है ना वो हम चारों बहन भाई इधर ही हैं, तो अभी वो उनकी एज वाइज ना थोड़ी कंडीशन सही नहीं है, तो हम इधर से सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं? ओके तौकीर भाई, कानून ये कहता है कि आप इधर से सेटलमेंट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, उनको अपनी होम कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ से सेटलमेंट अप्लाई करने पड़ेगी, वो जो प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन होती है। कुछ अर्सा पहले इधर का कानून कुछ अरसे के लिए पॉलिसी में यह था और हमने भी उसको बड़ा यूज़ किया कि कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ था फ्यू इयर्स बैक कि उन्होंने कहा कोई भी ऐसा वीज़ा जिसके लिए आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है आप यहीं से अप्लाई कर लें। तो हमने बहुत सारे लोगों के लिए फॉर एग्जांपल विज़िटर से स्टूडेंट पे स्विच किया, विज़िटर से स्पाउस वीज़े पे स्विच किया और कुछ लोगों ने तो विज़िटर से ये डिपेंडेंट ये जो वीज़ा पेरेंट्स के लिए होता है इस पर भी स्विच करने की कोशिश की। तो उस वक्त इजाज़त थी, लेकिन वो अब इजाज़त ख़त्म हो गई है बिकॉज कोविड अब उस तरीके से नहीं है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कानून में जो इजाज़त दे आपको कि अब आप यहीं से अप्लाई कर सकें। हाँ, ह्यूमन राइट के ऊपर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। मैं आपको प्लीज़ स्ट्रांगली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इस बात का मशवरा लें कि आया हमें अपने पेरेंट्स के लिए ह्यूमन राइट की बेसिस पे यहाँ से अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या बेहतर है हम उनको वापस भेज के प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन डालें और फिर हम उनको यहाँ बुलाएं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान। सर मेरे क्वेश्चन है कि मुझे अपने बच्चों के साथ 7 ईयर्स की बेस पे मिला था नवंबर 2016 में 10 साल के रूट पे जी। तो अब मेरे बच्चे जो है वो 2 बच्चे जो हैं वो 18 से ऊपर हैं और उनकी हाफ लाइफ भी हो चुकी है। तो मैंने सुना कि कोई पॉलिसी ऐसी है कि आप अर्ली बच्चों की
अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए? जी जी ओके अगर आपका ये सवाल है तो प्लीज़ पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। मेरी नज़र में इट्स इन्फॉर्मेटिव, मैंने उसमें बिल्कुल समराइज़ करके बताया कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी है और फिर आप अर्ली सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इन समरी आपका बच्चा 18 to 25 के बीच में होना चाहिए, हाफ द लाइफ उसने इस मुल्क में गुजारी हो और 5 साल उसके पास वैलिड वीज़ा रहा हो। और ऑफ कोर्स जो आखिरी शर्त है वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाती है कि वो जो प्राइवेट लाइफ की प्रोविजंस हैं उनको मीट करता हो। तो अगर ऊपर की 3 चीज़ें मीट करता है तो प्राइवेट लाइफ प्रोविजन और ऑटोमेटिकली उसकी मीट हो जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं तो वो 5-6 मिनट आपसे सवाल जवाब करने के बाद आपको बता देंगे वेदर आपके बच्चे अर्ली इंडेफिनिट लीव टू के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। और जिनके करते हैं प्लीज़ उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बिकॉज़ बच्चों की यूनिवर्सिटी में उसके साथ बहुत हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का इमरान भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो। हाय, मुझे पूछना था कि मैं अपने भाई का बच्चा संभालती हूँ, वो ब्रिटिश है। मेरे भाई और भाभी का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों अलग रह रहे, और 6-7 महीने पहले वो मेरी भाभी छोड़ के चली गई उसे कि मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती जी। तो मैं संभाल रही हूँ। मेरे पास उसका सोलिसिटर का एग्रीमेंट है, तो मैं कोर्ट में गार्डियनशिप अप्लाई करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास वैलिड वीजा नहीं है राइट नाउ, but my asylum is standing in court, so I don't know, can I apply for guardianship? ओके, थैंक यू सो मच मैम। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फोटे है वो फैमिली लॉ में नहीं है, तो मैं आपको उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट फैमिली लॉयर से बात करें, वो आपकी बातें सुन के आपको बताएंगे वेदर आप गार्डियनशिप अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा मटेरियल कंसिड्रेशन होगी कोर्ट के अंदर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का शो है। एक बड़ी मटेरियल कंसिड्रेशन होगी कि आया आपका अपना वीज़ा स्टेटस क्या है, बिकॉज जारी बात है कि आप बच्चे को स्टेबिलिटी उस सूरत में दे सकती हैं अगर आपका अपना वीज़ा है। तो येस, इट विल बी अ मटेरियल कंसिड्रेशन इन एनी एप्लीकेशन। आया वो मटेरियल कंसिड्रेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको गार्डियनशिप ना मिले? आई डू नॉट नो, बिकॉज ये मेरा फील्ड नहीं है। तो अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी कॉम्पिटेंट इमिग्रेशन लॉयर से बात करें, सॉरी इमिग्रेशन लॉयर कह रहा हूँ, फैमिली लॉयर से, तो वो फिर आपको बताएंगे कि एक आप किस प्रोसेस के थ्रू ये एप्लीकेशन कर सकती हैं, एंड सेकंड इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस इज़ अ मटीरियल कंसिड्रेशन। आया ये कंसिड्रेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते या आपको मिलेगा नहीं, या बेस्ड ऑन बाकी चीज़ों के देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको फिर भी लीगल कस्टडी बच्चे की मिल जाए। सो आई थिंक दोज आर द फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए किसी फैमिली लॉयर के साथ, बिकॉज इतना तो मुझे भी पता है कि कोर्ट नंबर 1 पैरामाउंट कंसिडरेशन देता है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को, बाद में देखता है कि आप लोगों के वीज़े क्या हैं, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन क्या वो कंसिडरेशन बेस्ट इंटरेस्ट की हावी होती है आपके वीज़े पे? वी डोंट नो, दैट्स अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज, तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वही आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया गया तारिक भाई आपने क्विक जवाब देना है, तो आप माइंड ना करें, सवाल पूछें और मैं बड़ा क्विक जवाब देने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, वो बेटे ने स्पोज वीजे के लिए अप्लाई किया था, तो आफ्टर 5 मंथ उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन कंसीडर कर ली है, लेकिन उसका जो है बेसिकली ना डिसीजन का वेट कर रहे हैं। उसके 1 वीक बाद उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस 4 के लिए कहा, तो वो जमा करा दिए, तो वो भी 5 वीक हो गए, तो कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो कितना टाइम और लगेगा आपके ख्याल में? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हमेशा क्वाइट सीरियसली लोगों को बोलता हूँ कि होम ऑफिस कितना टाइम ले किसी को भी नहीं पता। मैं केसेस देखता हूँ 2 महीने में नेशनलाइजेशन आ जाती है, यकीन करें, और कुछ केसेस देखता हूँ 1 साल हो गया अभी तक नेशनलाइजेशन नहीं आई। FLRFP लोग डालते हैं, मैं कुछ को जानता हूँ 1.5 साल हो गया अभी तक जवाब नहीं आया। वो हर तरीके से चेस करें होम ऑफिस को, कहते हैं जी कोविड है, और MP भी अब कह रहे हैं जी कोविड है हम कुछ नहीं कर सकते। क्लाइंट को आप कह सकते हो कि चलें जी जुडिशल रिव्यू करते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो सब्र के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आई विश आई न्यू कि होम ऑफिस कितना टाइम लेता है एक डिसीजन लेने में, लेकिन जेन्युइनली नोबडी नोज़ दैट।
एक रफ़ एस्टिमेट एंड यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। मुझे बाबा कान में पिछले रुका तक बोला कि तारिक भैया बंद करें आप, क्योंकि हमारा टाइम होने को आया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस इमिग्रेशन विद तारिक चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते होगी। अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।